am Dr. Babita Das from Odisha. I am posted as assistant professor at Pandit Khushilal Ayurved College. A very good evening to all of you. Today our topic is here we are gathering for a it can call a discussion, not exactly a lecture, I think. So we'll start our session. Today's topic is Panchakarma therapy in Ayurveda. Okay. तो आई थिंक हिंदी कंफर्टेबल रहेगा सबके लिए और समझाने के लिए भी आई थिंक। तो एक्चुअली पंचकर्म थेरेपी जो है हम आयुर्वेद में ये एक स्पेशल ब्रांच है। जैसे तो हर एक डिवीजन में आपने सुने होंगे, एलोपैथिक सेक्टर में अलग अलग ब्रांच है, गायनेक है। तो जो पंचकर्म सब्जेक्ट है ये आयुर्वेद सब्जेक्ट है जो कि हम और किसी भी पैथी में हमको नहीं मिलता है। Actually it is a kind of detoxification therapy, or we can call as it is a cleansing process or cleansing therapy or body detoxification therapy, we can call this. तो ये पंच it means 5, कर्म means treatment actually. So पंचकर्म जो है ये these are 5 fold of therapies, treatment or treatment procedures, we can call treatment procedure. 5 types of treatment procedure. One is वमन. नंबर 2 वमन इट मीन्स मेडिकेटेड वोमिटिंग. मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगी शॉर्ट में वमन क्या है. नंबर 2 विरेचन. विरेचन इट मीन्स ए काइंड ऑफ थेरापेटिक पर्गेशन, दैट इज विरेचन. नंबर 3 वस्ती थेरापी, इट इज काइंड ऑफ मेडिकेटेड एनिमा थेरापी. And 4 is Vasti is 2 type. One is Niruha Vasti and second one is Anuvasana Vasti. In Niruha Vasti, we can use medicated decoction for internal administration through rectum. And number 2, it is Anuvasana Vasti. Anuvasana Vasti, it means we are using oil for medicated enema procedure in various disorders. So that is Vasti is 2 type, Vasti Karma. And number 4 is Nashya Karma. It is nasal administration of medicine for different kind of diseases. And number 5 is Rakta Mokshan. It is called a blood outletting therapy. That is called Rakta Mokshan. जिससे शरीर से अशुद्ध खून को हम निकाल देंगे, क्योंकि बहुत सारे डिजीज जो होता है वो रक्त से ही या तो ब्लड बर्न रहता है. तो अगर हम रक्त की शुद्धि कर देंगे तो भी हम स्वस्थ रहेंगे. तो ये 5 प्रकार की होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है पंचकर्म. तो आप हम लोग समझते हैं कि सिर्फ पंचकर्म प्रोसीजर में आयुर्वेद में सिर्फ मैसेज होता है या स्टीम होती है, ऐसा नहीं है. ये सब छोटे छोटे कर्म है. जैसे हम मैसेज करते हैं या सिकाई करते हैं या कटिवस्ती करते हैं, चिंचिल करते हैं, तेल धारा करते हैं, अलग अलग प्रोसीजर्स है, डिफरेंट छोटे छोटे मिनी प्रोसीजर्स है. दीज आर पार्ट ऑफ पंचकर्म थेरापी, नॉट एग्जैक्टली पंचकर्म. पंचकर्म इज समथिंग डिफरेंट. इट इज ए काइंड ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन थेरापी. अभी हमने जो बोले कि वमन है, विरेचन है, ये शरीर के जो एक्यूमुलेटेड दोष है वो शरीर से हम अगर निकाल देंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा. तो ये इसका मेन मोटो है. एक्चुअली पंचकर्म थेरापी को हम 2 तरह से एक्चुअली यूज करते हैं हॉस्पिटल में अपने. एक है प्रिवेंटिव पर्पस पे और नंबर 2 है क्यूरेटिव पर्पस पे. प्रिवेंटिव पर्पस में हम इसीलिए इसको यूज करेंगे कि हम स्वस्थ कैसे रहे, हम बीमार कैसे न पड़े एक्चुअली. तो इसलिए हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकली जो दोष होता है, रोगों के जो मूल कारण है वो एक्यूमुलेटेड होते रहते हैं. हमारा खान पान, लाइफस्टाइल आजकल सब बदल चुका है. आप लोग देख रहे हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, टाइम नहीं है, हम किस समय में खाते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ खाते हैं, व्हाट आर द प्रोसीजर, बहुत सारे हम फॉलो नहीं कर पाते हैं ड्यू टू डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन. पर जो हम उसके कारण जो शरीर में फिजियोलॉजिकली दोष एक्यूमुलेट होता है, तो हम साल में कम से कम 3 बार, आयुर्वेद बोलता है कि साल में हम 3 बार अगर बॉडी को डिटॉक्सिफाई करे और क्लींस करे तो शरीर में रोग पैदा ही नहीं होगा. क्योंकि वात पित्त कफ 3 जो दोष है आपने सुने होंगे. आयुर्वेद का जो ह्यूमर है, 3 प्रकार के जो जिससे रोग हम शरीर में पैदा होता है, वो होता है वात और नंबर 2 पित्त, नंबर 3 कफ. ये 3 दोष से ही व्याधियां होती है या डिजीजेस प्रोड्यूस होती है. तो ये तीनों दोष फिजियोलॉजिकली जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं बॉडी में, हम उसको शरीर से निकालते हैं थ्रू पंचकर्म थेरेपी. मोटे तौर पे हम ये समझे तो दिस इज द प्रिवेंटिव आयुर्वेद और प्रिवेंटिव पंचकर्म. वी कैन कॉल दिस इज प्रिवेंटिव पंचकर्म थेरेपी. नंबर 2 क्यूरेटिव. जैसे आपको डिजीज हो गए, कोई बीमारी हो गई, जैसे आपको अस्थमा हो गया, स्किन डिजीज हो गई, पेट की समस्या या वट एवर इट में भी, बहुत प्रकार की व्याधियां होती है, अगर हो गई तो हम उसको कैसे ठीक करें, वो भी हम पंचकर्म से भी ठीक कर सकते हैं.
क्योंकि जो बढ़े हुए दोष शरीर में रह जाता है, जिसके कारण डिजीज, दवाई खाओ तो वो थोड़ी देर के लिए अच्छा होता है, फिर कुछ फिर हम थोड़ा सा खान पान हमारा इधर उधर होता है तो फिर डिजीज आ जाती है। तो उसको हम पूरा शरीर से दबाएंगे नहीं दोष को, उसको निकाल देंगे, फिर उसके बाद हम कोई भी दवाई करेंगे तो और बॉडी का जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। एक्चुअली ये डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी जिसे, तो ये होता है मेन पंचकर्म के प्रोसीजर में हम ये करते हैं। बाकी ये जो ये इसको हम बोलते हैं प्रधान कर्म। प्रधान मतलब मेन ट्रीटमेंट प्रोसीजर। ये जो पंचकर्म है इसके लिए हम टेक्निकली आयुर्वेद में यूज करते हैं प्रधान कर्म मतलब मेन प्रोसीजर। बाकी जो है इसका कुछ पूर्व कर्म रहता है। अगर एक पांच प्रधान कर्म हुआ तो पूर्व कर्म रहता है और पश्चात कर्म भी रहता है। तो पूर्व कर्म में हम बोलते हैं ओल्यूशन थेरेपी, जिसको आप बोलते हैं जो एक्सटर्नल ओल्यूशन थेरेपी, मैसेज हम कॉमनली बोलते हैं। टेक्निकली वी कॉल्ड इट अभ्यंगम। तो मैसेज होती है इसमें फुल बॉडी, और अलग अलग तरीके से भी वो भी स्नेहन थेरेपी, वो भी डिफरेंट काइंड ऑफ स्नेहन थेरेपीज आर देयर। तो दीज आर कॉल्ड ओनली पूर्व कर्म। नंबर 2 में है एक है स्वेडेशन थेरेपी, जिसको हम टेक्निकली स्वेदन कर्म बोलते हैं। तो स्नेहन और स्वेदन ये जो दो कर्म है इसको आयुर्वेद में पूर्व कर्म माना गया है। और ये स्नेहन और स्वेदन कर्म के अंतर्गत सारे छोटे मोटे प्रोसीजर्स होते हैं। जैसे आपको कमर में दर्द है तो हम जो आपके जो लुम्बर एरिया में, लुम्बर सक्राल एरिया में ऑयल का थेरेपी करते हैं, या तो जैसे घुटने में दर्द हुआ इजिंग प्रोसेस के कारण, उसके लिए भी हम जानुगस्ती करते हैं, वहां तेल लगा के रख के छोटे छोटे प्रोसेस करते हैं। ये सारे सब स्नेहन शोधन के अंडर में आता है। इज आर कल पूर्व कर्म, नॉट द प्रधान पंचकर्म। और अगर अपने को कोई और बड़ी डिजीज है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्किन डिजीज है, जैसे एक कुष्ठ है, सोरियासिस, हम आयुर्वेद में उसको अपने टेक्निकली लैंग्वेज में एक कुष्ठ बोलते हैं। और सारी जो स्किन डिजीज है वो आयुर्वेद में कुष्ठ शब्द से जाना जाता है। आप ऐसा ना समझिए कि कुष्ठ का अर्थ लेप्रोसी है, जैसे आप सुनते होंगे कुष्ठ के बारे में, वो नहीं है। स्किन मतलब स्किन आपका खराब हो गया, कुष्णाति बपु कुष्ठ एक्चुअली आयुर्वेद में शरीर का स्किन जो कुष्ठित हो गया, खराब हो गया, इसको कुष्ठ बोलते हैं। तो कोई कई सारी स्किन डिजीज हम देखते हैं आजकल हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, तो ये सब आयुर्वेद में कुष्ठ के अंडर कैटेगराइज है। तो उसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट पंचकर्म ही है, क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम बहुत ही लंबा चलता है, अच्छा नहीं होता, या तो अच्छा हो जाता है कुछ दिन बाद फिर आ जाता है। चाहे ऑर्टिकारिया हो, चाहे सोरियासिस हो, चाहे डर्माटाइटिस हो, चाहे एनी कॉम्प्लिकेशन हो, जैसे डायबिटीज है उसके कॉम्प्लिकेशन के ऊपर कोई स्किन डिजीज हो गया, सेलुलाइटिस हो, वट एवर इट मे बी, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ स्किन डिजॉर्डर। तो इसमें भी हम पंचकर्म थेरेपी का हेल्प ले सकते हैं टू डिटॉक्सिफाई आवर बॉडी। आपका शरीर को क्लींस करेगा। दोष को, जो जिस दोष की मात्रा अधिक है तो व्याधि कम बढ़ती जाती है, या मेडिसिन उसको रेस्पॉन्ड नहीं करती, उस क्षेत्र में हम स्पेशली पंचकर्म थेरेपी को चूज करते हैं कि इसको पंचकर्म थेरेपी से डिटॉक्सिफाई किया जाए। ये है नंबर 1। नंबर 2 है कि अगर हम स्वस्थ है, कोई व्याधि हमको नहीं भी है, तो भी हम वसंत ऋतु में एक बार वमन कराए, और शरद ऋतु में एक बार विरेचन कराए, और वर्षा ऋतु में एक बार वस्ती थेरेपी करेंगे। मतलब 3 सीजन में 3 थेरेपी अगर करें तो बॉडी से एक्यूमुलेटेड दोष जो होता है वो शरीर से निकल जाती है। तो आपको उस पीरियड में जो होने वाला है, क्योंकि आयुर्वेद में हमारा लाइफस्टाइल के ऊपर भी चरक सुश्रुत आचार्यों ने हमारा वर्णन किया है कि दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, ऋतुचर्या कैसे होनी चाहिए, रात्रिचर्या कैसे होनी चाहिए, मतलब आप दिन भर क्या करेंगे, कैसे उठेंगे, क्या खाएंगे, वो सब वर्णन है। प्रिवेंटिव आयुर्वेद जिसको हम बोलते हैं, या तो प्रिवेंटिव मेडिसिन बोल सकते हैं आयुर्वेद में, जिसको स्वस्थ शब्द से भी हम जानते हैं, कि हम बीमार कैसे न पड़े। तो इसके लिए हम बहुत सारे प्रोसीजर मतलब कर सकते हैं। इस पंचकर्म थेरेपी का हेल्प से हम स्वस्थ भी रह सकते हैं। तो मान लो कि इसको डिजीज भी नहीं है तो हम इसका भी यूज करके स्वस्थ रह सकते हैं। और स्पेशली अगर व्याधि हो गई तो इसके हेल्प से हम अच्छे से भी इसको क्यूरेटिव पर्पस में भी यूज कर सकते हैं। मोटे तौर पे ये है। जैसे और पंचकर्म थेरेपी का और एक फायदा है कि जैसे बहुत सारे आपने देखे होंगे मेडिसिन आपको पहले काम करता था। जैसे कुछ हुआ, मान लो कोई से भी डिजीज हो, उसके लिए आपने डॉक्टर के पास गए और मेडिसिन, तो उसमें से फायदा हो गया, पर फिर कुछ साल बाद या कुछ दिन बाद वही डिजीज आया, फिर वही मेडिसिन काम नहीं की। तो जिसको हम मेडिसिन रेजिस्टेंट बोल सकते हैं। बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, दवाई तो है उसी व्याधि के लिए वही मेडिसिन, पर वो बॉडी उसको नहीं ले पा रहा है एज ए थेरापेटिक प्रोसीजर। तो वहाँ क्या होता है, जो रिसेप्टर डिएक्टिव हो जाते हैं बॉडी का, या तो
शरीर का जो चैनल्स है, जिसको हम आयुर्वेद में स्रोतस बोलते हैं, चैनल्स, माइक्रो चैनल्स है बहुत सारे, वो सब ब्लॉकेज हो जाते हैं, उसको भी खोलने के लिए भी ये पंचकर्म थेरेपी डिटॉक्सिफिकेशन के थ्रू हम कर सकते हैं। तो आपका जो मेडिसिन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी वो भी बढ़ जाती है, और एक रिजुविनेशन काम करता है, शरीर का बल, बर्न, हेल्थ, ये सब मेंटेन करने के लिए भी हम पंचकर्म को यूज कर सकते हैं। तो ये जो 5 प्रकार के प्रोसीजर है, हम उसको उसके लिए फिट भी कराते हैं। ऐसा नहीं कि कोई सा भी किसी भी उम्र में आ जाए पंचकर्म हम सभी करा देंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए फिट करना रहता है कि ये फिट है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आफ्टर 70 ईयर अगर आप वमन कराना चाहे या विरेचन कराना चाहे तो हम नहीं कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है पेशेंट की बल के ऊपर। हम 2 चीज देखते हैं, एक तो पेशेंट देखते हैं, एक तो डिजीज देखते हैं कि इसको हम ये पंचकर्म दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे, इसके लिए हम फिट कराते हैं। बाकी जो छोटे-मोटे प्रोसीजर्स है, जैसे हम बताए ये एक एजिंग प्रोसेस में, जैसे आफ्टर 40 और आफ्टर 50 और रिटायर्ड एज के बाद वैसे ही जॉइंट बॉडी में वायु का एग्रीवेशन होने लगता है, तो जॉइंट्स प्रॉब्लम या तो नींद नहीं आना, स्पेशली ये सब या डाइजेशन में प्रॉब्लम, गड़बड़ी होना, ये सब धीरे-धीरे शुरू होता है आफ्टर ए सर्टेन एज। तो दीज आर कॉल्ड द डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। तो उसमें भी हम छोटे जो पूर्व कर्म है हम पंचकर्म का, वो उसके हेल्प से भी हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे सिरोधारा, सिरोधारा भी वन काइंड ऑफ स्नेहन थेरेपी और ओलिएशन थेरेपी, एक्सटर्नल ओलिएशन थेरेपी इसको हम बोलते हैं। ये सब हम यूज करके सिरोधारा करके डिजीज को सही कर सकते हैं। तो ये हमारा पंचकर्म प्रोसीजर से हम अलग अलग प्रकार के डिजीज सही कर सकते हैं, वही हम बात कर रहे हैं। तो कुछ डिजीज हम सिर्फ स्नेहन से सही कर सकते हैं, आपकी मैसेज से सही कर सकते हैं, कटिबस्ती से, जानुबस्ती से, स्पाइनल बाथ से, ऑयल बाथ से, पिसिन से, जिसको हम धारा थेरेपी बोलते हैं, उसमें से कर सकते हैं। कुछ डिजीज सिर्फ स्वेदन से भी हो सकता है, सुडेशन थेरेपी से, जैसे स्टीम कैबिनेट में हम बिठाते हैं पेशेंट्स को, और भी अलग अलग काइंड ऑफ स्वेदन थेरेपीज आर देयर, उसके हेल्प से भी हम रोग को अच्छे करते हैं। और बाकी जो पेशेंट अगर फिट है पर वमन और विरेचन और एनी अदर काइंड ऑफ प्रधान प्रोसीजर, जिसको हम मेन पंचकर्म प्रोसीजर्स बोलते हैं, तो उसमें हम पंचकर्म भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यंगस्टर है, उनको पिंपल्स बहुत होते हैं, तो उनमें वमन थेरेपी बहुत ही कारगर है। वमन थेरेपी या तो विरेचन थेरेपी, या तो अगर आफ्टर द एज ऑफ 50, अगर मतलब हम थोड़ा सा डिजेनरेशन की बात करें कि शरीर में थोड़ा सा जो हमारा सख्त धातु है, जिसको हम बोलते हैं, आप बोल सकते हैं बॉडी टिश्यू, मसल टिश्यू, बोन, आपकी ब्लड टिश्यू, डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू, उसमें भी बहुत सारा उसको स्वस्थ रखने के लिए भी हम पंचकर्म करते हैं। मान लो तो 50 साल के बाद हम वस्ती थेरेपी को स्पेशली चूज करते हैं। वस्ती थेरेपी से बहुत सारा व्याधि, लगभग वस्ती को आयुर्वेद में हमारा अर्ध चिकित्सा बताया गया है, मतलब हाफ ट्रीटमेंट। आप पूरा खाली वस्ती से आधे व्याधि सही कर सकते हो, या आधे जो होता है, तो हम पर वो प्लान कर सकते हैं अपने इसके बाद। पर वमन विरेचन के लिए हम पेशेंट की जो बल है, उसका कैपेसिटी है, वो कैसे ट्रीटमेंट को सहन कर पाएगा या नहीं, उसके लिए पहले फिट कराते हैं, फिर उसके बाद प्रोसीजर को हम करते हैं। इस पेशेंट में ये वमन करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, फिर अब फिजिशियन डिसाइड करता है, पंचकर्म फिजिशियन। ठीक है।